1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या हुआ, तो इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ट्रेडिंग राइट्स छिन गए और इनको क्या मिल गया, भारत के अंदर प्रशासन चलाने के लिए। इंग्लिश हो गई हमारी आधिकारिक भाषा। अब इसके 20 साल बाद अगला चार्टर एक्ट आएगा, 3, 5, 8, 1, यानी 1853। 1853 का चार्टर एक्ट आ रहा है, इसका भी नाम है चार्टर एक्ट। ये कौन सा नंबर है इसका, चौथा। चार्टर एक्ट नंबर 3 है ये, चार्टर एक्ट नंबर 4 है, ठीक है। तो 1833 के चार्टर एक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स को छीन लिया गया है। और हम लोगों ने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इसमें 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए गए थे। तो इसमें क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे इनका नंबर हुआ करता था 24। तो इस 24 में से 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो अब कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बच गए, 18। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि अब ट्रेडिंग राइट्स बचे ही नहीं थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो फालतू का खर्च क्यों करती। तो इसीलिए 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया गया इस चार्टर एक्ट के हिसाब से, 1853 के चार्टर एक्ट के हिसाब। इसी के साथ आपको देखने को इसमें मिलता है, ये जो आईसीएस की स्थापना हुई थी, तो आईसीएस की स्थापना हुई थी, तो अभी आईसीएस अधिकारी कैसे बनते थे, तो अभी तक आईसीएस अधिकारी जिसको मन किया वैसे बना के भेज दिया करते थे, कोई एग्जाम नहीं हुआ करता था। अब आईसीएस के लिए शुरू हो जाएगा एग्जाम। आईसीएस अधिकारी बनना है तो आपको देना पड़ेगा एग्जाम। ये 1853 के चार्टर एक्ट में ही किया गया, ठीक है। आईसीएस ऐसा, इसके पीछे बैकग्राउंड समझिए इतिहास का। तो स्थिति ऐसी चल रही थी कि भारतीय बार बार दावेदारी कर रहे थे कि हम अधिकारी क्यों नहीं बन सकते, है ना। और जब इतना प्रेशर भारतीयों का बनने लगा अंग्रेजों के ऊपर, तो अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा रुको, पढ़ाई लिखाई पता है, ABCD कुछ, है ना। तो उन लोगों ने आईसीएस के मतलब अधिकारी बनना है तो आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा, ऐसा प्रोविजन कर दिया। दूसरा है एग्जाम तो लिखना ही पड़ेगा, और एग्जाम आप घर में बैठ के नहीं लिख सकते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है भाई। आपको क्या करना पड़ेगा, तो 1853 से लेके 1922 तक, इतना बड़ा समय, अगर आपको आईसीएस का एग्जाम पास करना है, आईसीएस का एग्जाम लिखना है, तो आपको जाना पड़ेगा लंदन। भारत में कोई एग्जाम नहीं हुआ करता था, ठीक है। 1922 के बाद से हम लोग देखेंगे कि भारत में आईसीएस का एग्जाम होना शुरू हुआ। कहाँ पे, तो दिल्ली में। यानी कि 1922 के बाद अब भारत में आईसीएस, यानी कि भारत में आपको अधिकारी बनना है तो आप भारत में एग्जाम दे सकते हैं। अगर नहीं आपकी औकात है तो जाके लंदन में एग्जाम में अपीयर होइए, पास होइए, है ना। चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए, भारत के सबसे पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे? भारत के पहले आईसीएस अधिकारी, पूरा नाम बताइए। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो लड़कियां जवाब दे रही है उनका तो दरोगा पक्का है भाई, और लड़की वो जवाब दे रही है जो ऑलरेडी 9, 8, 10 घंटे ड्यूटी करके आती है। हाँ मुझे पता है तू लड़का है भाई, तेरे पहले किसी लड़की ने भी जवाब दिया, और तेरा भी रिजल्ट पक्का है इस बार, तू जितना मेहनत कर रहा है। तेरी आंखें खुल गई हैं इस बार। चल बहुत बढ़िया। तो भारत के सबसे पहले आईसीएस अधिकारी जो थे वो थे सुरेंद्र नाथ टैगोर।
रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सुरेंद्रनाथ टैगोर। तो भारत से आईसीएस का एग्जाम पास करने वाले पहले व्यक्ति यही थे। तो हम लोगों ने चार्टर एक्ट 1853 में क्या देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो 24 के जगह बच गए 18, 6 को निलंबित कर दिया गया। आईसीएस अधिकारी का एग्ज़ाम शुरू कर दिया गया। इससे पहले एग्ज़ाम नहीं होता था, आईसीएस अधिकारी कोई भी बन सकता था, जिसके सर पे हाथ रख दिया जाए बन जाता था। लेकिन आईसीएस अधिकारी के लिए एग्ज़ाम शुरू कर दिया गया। 1853 से लेकर 1922 तक ये एग्ज़ाम लंदन में हुआ करता था। कोई किसी को भी एग्ज़ाम अपेयर होना है तो लंदन जाना है। 1922 के बाद ये आईसीएस का एग्ज़ाम होना शुरू हुआ दिल्ली में, और सुरेंद्रनाथ टैगोर हमारे सबसे पहले भारत के आईसीएस अधिकारी। ठीक है, तो ये हो गया कुछ चार्टर एक्ट 1853 का। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। ये किनके प्रयासों से एग्जाम शुरू हुआ था भैया बता दो। अभी कौन थे भारत के भी गवर्नर जनरल? 1853। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स है भैया। हम लोग अभी जब आधुनिक भारत पढ़े हैं तो उस समय देखेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति आते हैं कि पूरा एकदम भारत को हौच पौच करके चले जाते, उखाड़ पखाड़ के एकदम बराबर कर देते। बहुत सारा डेवलपमेंट का भी काम किया। इन्होंने रेल भी चलाया, इन्होंने डाक सेवा भी शुरू किया, भारत का बहुत डेवलपमेंट भी किया। लेकिन जितना हौच पौच करके गए थे ना बिल्कुल कैनिंग नहीं, डलहौजी बिल्कुल, लॉर्ड डलहौजी साहब। तो डलहौजी साहब का ही ये दिन है। ठीक है, तो डलहौजी साहब इस समय भारत के वायसराय थे। आप कभी सुनते होंगे कि भाई पहला ट्रेन कब चला था? मुंबई से थाने के बीच में चला था। लॉर्ड डलहौजी साहब ने ही चलवाया था 1853। तो ये लॉर्ड डलहौजी साहब का ही है आईसीएस अधिकारी का एग्ज़ाम शुरू करवाना। लॉर्ड डलहौजी साहब का ही क्रेडिट जाता है। तो ये 1853 का चार्टर एक्ट हो गया। अब इस 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग समय लगभग कहाँ पहुँच गए हैं? हाँ, सत्येंद्रनाथ। अच्छा, हम सुरेंद्रनाथ लिख दिए। थैंक यू। सत्येंद्रनाथ है भैया। आप लोग हमको करेक्ट किया कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। हमको याद है कि आप जिस दिन हम लोग पढ़ रहे थे संसद और देश, उस दिन भी हम गलत बोले थे। आप लोग कोई रिस्पांस नहीं दिए, है ना। हम क्लास को इसीलिए रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए हैं कि हमारे मिस्टेक्स हम पकड़ सके। मेरे मुंह से अगर कोई गलत निकलता है, जो जानता है अगर चुप रह जाएगा तो जो नहीं जानता है वो गलत ही सीख लेगा। तो इसलिए आप लोग उसको ज़रूर नोटिस किया कीजिए। तो ये चार्टर एक्ट 1853 समय पहुंच गया है हमारे लगभग 1857 के आसपास, है ना। और 1857 में शुरू होना है सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह क्यों होना है? क्योंकि ऐसा कारतूस और ऐसे इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल, अंग्रेज का नया राइफल लेकर के आते हैं, तोरदार बंदूक के जगह पे इनफील्ड राइफल लेके आते हैं। और उस इनफील्ड राइफल में जो कारतूस यानी कि जो गोली कार्ट्रिज जो इस्तेमाल होता है, उस कार्ट्रिज में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। तो गाय हिंदुओं के लिए धर्म भ्रष्ट का बात है और सूअर मुसलमानों के लिए नापाक था। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने इसको डिनाई किया। और उसके बाद देखते हैं हम लोग कि मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति है जिसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अंग्रेज के 2 अधिकारियों को ही गोली मार दिया, है ना। और धीरे धीरे ये बंगाल से शुरू हुआ मामला मेरठ पहुंच जाता है, और मेरठ से जो विद्रोह शुरू होता है वो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाता है। यानी एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ 1857 में, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह कर देते हैं या फिर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। वो होता है 1857 में। ठीक है, तो ये जो 1857 का सिपाही विद्रोह होता है ना, तब हमारे देश यानी कि भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, अठारह सौ सत्तावन में होता है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन।
इस प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि अंग्रेज भारतीयों के इस आंदोलन को दबाने में सफल होते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि ये आंदोलन इतना बड़ा हो चुका था कि इसकी गूंज और इसकी आवाज़ें इंग्लैंड तक पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो अब इंग्लैंड को मजबूर होकर कड़ा डिसीजन लेना पड़ गया, और वो डिसीजन क्या था कि अब भारत से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रशासन चला रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, उसको कर दो समाप्त। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन हो गया समाप्त। तो भाई अब भारत पे प्रशासन कौन चलाएगा? तो इंग्लैंड की महारानी ने बोला कि अब भारत का शासन मेरे अंडर चलेगा। यानी कि भारत क्या हो गया? भारत हो गया ब्रिटिश भारत। भारत बन गया ब्रिटिश भारत। अभी तक भारत का अस्तित्व बचा हुआ था, लेकिन अब भारत हो गया गुलाम, ठीक है। फिर से भारत गुलाम हो गया। अब हम लोग ऑफिशियली अंग्रेजों के गुलाम हो गए 1858 में सिपाही विद्रोह के बाद, और ऑफिशियली अब भारत चला गया इंग्लैंड के अंदर में। और जब भारत चला गया इंग्लैंड के अंदर में, तो 1858 में, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी की तरफ से एक घोषणा पत्र आता है, और उसी घोषणा पत्र को कहते हैं हम लोग 1858 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ गलत लिख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। यानी कि अब 1858 के नियम कानून के हिसाब से अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ नहीं है। अब सीधा सीधा भारत इंग्लैंड का गुलाम हो चुका है। और कहा जाता है यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो भारत आया, इसको पढ़ने वाले व्यक्ति थे, अभी 1858 आ गए हैं भाई, तो 1858 में क्या हो जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल क्या बन जाएगा? भारत का वायसराय। और कौन थे ये? लॉर्ड कैनिंग साहब, है ना। लॉर्ड कैनिंग साहब इस घोषणा पत्र को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम पे आया था, इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में निकालते हैं और ऑफिशियली पढ़ के अनाउंस करते हैं कि अभी के बाद से भारत अब इंग्लैंड का गुलाम हो गया है, ठीक है। यानी कि 1858 में हम लोग पहुंच गए हैं। याद कीजिए, अगर संविधान का विकास कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोगों ने बोला था कि 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक होगा कंपनी का शासन, कंपनी शासन में कब से कब तक? 1773 से लेकर के 1857 तक बोला था। इसके बाद शासन कहाँ चला जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के अंदर में। और ब्रिटिश क्राउन का शासन कब से कब तक चलेगा? 1858 से लेकर के 1947 तक, राइट। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक संविधान के विकास का खत्म कर लिया। कंपनी शासन जो 1773 से शुरू होता है रेगुलेटिंग एक्ट से, और 1857 यानी सिपाही विद्रोह में जाकर के समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग ऑफिशियली गुलाम हो जाते हैं किसके? अंग्रेजों के। यानी कि अब शासन भारत पर जो चलेगा वो चलेगा ब्रिटिश क्राउन का।